हर कंट्री का एक समय आता है। आप अगर आप 1980 टू 1989 देखें तो जापान का एक समय था जब जापान डिड वेरी वेल, स्टॉक मार्केट ने काफ़ी अच्छा किया, अर्निंग्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी थी। 2004 से 2014 चाइना का समय था जब चाइना ने बहुत बड़ी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाई और वर्ल्ड का एक सप्लायर हो गया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं 2020 से जो 2030 का जो समय है वो इंडिया का सिमिलर तरीके से मैं देखता हूँ जैसे चाइना और जापान का हुआ था। वो इंडिया के लिए मुझे लगता है शायद ये 10 साल जो है वो डिफाइनिंग ईयर है। हर कंट्री को अगर बड़ा बनना है तो उसको कहीं ना कहीं अगर कोई पर्सन सिंसियरली 10 इयर्स तक किसी भी एक फंड में इन्वेस्ट करता है तो वो अच्छे खासे 20% रिटर्न्स अर्न कर सकता है। 15-20% टेस्ट देख के आप डाल देते हो। आपने कुछ होमवर्क, कुछ तो होमवर्क करना पड़ेगा। Right, आप अपना हार्ड absolutely. अर्न पैसा लगा रहे हो, कुछ तो होमवर्क आपको भी करना पड़ेगा। बट अब इतने सारे एप्स है मार्केट में, इतना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इतना नॉइज है मार्केट में कि पीपल थिंक कि अरे मैंने इस फंड में डाला है, ये तो अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है, छोड़ो इसको, हम दूसरी जगह पे चले जाते हैं, अरे ये नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मर है, चलो इसमें चले जाते हैं। लोग बहुत इजीली जंप कर देते हैं। इज दिस अप्रोच राइट कि मैं बिना टाइम दिए दूसरे फंड में जंप कर लूं? बट आई थिंक मोर देन दैट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों में अभी भी मैं देखता हूँ कि थोड़ा मार्केट खराब होता है, लोग सिप बंद कर देते हैं। बुरे वक्त में सिप बंद करना इज लाइक एज गुड एज अ क्राइम। आप खुद के पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। Hey, my dear audience, welcome back to our podcast. I'm Ms. Zeel Doshi Thakkar, and today I've got a very interesting guest with me. हम सब इंडिया ग्रोथ स्टोरी की बात करते हैं कि इंडिया बहुत ही बूम होने वाला है, ग्रो होने वाला है, हमें उसका एडवांटेज उठाना चाहिए। बट यार, इन्वेस्ट कैसे करें? हाउ डू वी सिलेक्ट द राइट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट आवर फंड्स? ये सारी ही बातें हमारे साथ डिस्कस करने के लिए मेरे साथ प्रेजेंट है मिस्टर निकेत शाह, CIO of Motilal Oswal Asset Management Company. And yes, I'm very excited to host you. Thank you so much for having me here. Yeah, great. Thank you for giving your time. So, Mr. Niket, प्लीज मुझे बताइए कि व्हाट इज द इंडियाज ग्रोथ स्टोरी? क्यों लोग इतने बुलिश है कि इंडिया ग्रो होगा? क्या चीजें हैं जो हमारे इंडिया को इतना, इंडियन मार्केट्स को इतना स्पेशल बनाती हैं? जैसे हर कंट्री का एक समय आता है। आप अगर आप 1980 टू 1989 देखें तो जापान का एक समय था जब जापान डिड वेरी वेल, स्टॉक मार्केट ने काफ़ी अच्छा किया, अर्निंग्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी थी। 2004 से 2014 चाइना का समय था जब चाइना ने बहुत बड़ी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाई और वर्ल्ड का एक सप्लायर हो गया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं 2020 से जो 2030 का जो समय है वो इंडिया का सिमिलर तरीके से मैं देखता हूँ जैसे चाइना और जापान का हुआ था। वो इंडिया के लिए मुझे लगता है शायद ये 10 साल जो है वो डिफाइनिंग ईयर है। हर कंट्री को अगर बड़ा बनना है तो उसको कहीं ना कहीं डोमेस्टिक कंजम्पशन तो स्ट्रांग होना ही पड़ेगा, बट एक्सपोर्ट की तरफ देखना पड़ेगा, तब आप जाके दूसरों का शेयर ले सकते हो। तो जैसे मैं यूएस की बात करूं तो यूएस का अगर पॉपुलेशन है तो करीबन 5% ऑफ पॉपुलेशन है वर्ल्ड का, बट 25% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन करता है। यूरोप भी करीबन 4-4.5% है, बट 17-18% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। चाइना अगर आप देखोगे ऑन द अदर हैंड 17% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है, बट 17% ऑफ जीडीपी भी कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया ही ऐसा एक देश है जहाँ पर हम 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है, बट सिर्फ 5% ऑफ जीडीपी है। तो ये जो कोर्स करेक्शन है कहीं ना कहीं मुझे लगता है 2020 से हम ये कोर्स करेक्शन की तरफ जा रहे हैं। विच सबसे इंपॉर्टेंट बड़ी बात क्या है कि अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको कॉम्पिटिटिव बनना पड़ेगा ग्लोबल लैंडस्केप में, और सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपको है चाइना के साथ। और अभी अगर आप करंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूं, जो ट्रम्प टैरिफ की अगर जो बात करते हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है गॉड सेंट गिफ्ट है इंडिया के लिए कि चाइना इज़ एक्चुअली ऑन अ बैक फुट। चाइना के ऊपर जो टैरिफ्स है वो काफ़ी ज़्यादा है। और कैटेगरीज अगर की मैं बात करूँ, चाइना यूएस में क्या बेचता है? चाइना सबसे ज़्यादा यूएस में बेचता है इलेक्ट्रॉनिक्स, लार्जली मोबाइल फोन्स एंड लैपटॉप्स, उसके बाद टॉयज़ वगैरह बेचता है। तो ये 3 मेजर लाइन आइटम्स है। बाकी भी चीज़ें भी बेचता है, फार्मा, एपीआई वगैरह भी बेचता है। बट अगर आप लैपटॉप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फोन्स की अगर मैं बात करूँ, ये पूरा का पूरा अगर इंडिया में मूव हो जाए, देन आई थिंक देयर इज़ अ वेरी वेरी लार्ज साइज अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू इम्प्रूव देयर एक्सपोर्ट्स एट द ग्लोबल स्केल। दूसरे अगर मैं बात करूँ कि डोमेस्टिक डिमांड की जो मैं बात करता हूँ, तो कहीं ना कहीं अगर हमने लास्ट बजट में देखा है, गवर्नमेंट ने भी एक स्टेप लिया है कि 12 लाख रुपए तक की इनकम के लिए जीरो टैक्सेशन है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अप्रैल विल बी द फर्स्ट मंथ वेयर पीपल विल फील दैट बेनिफिट, एंड सम ऑफ दैट स्पेंडिंग विल ऑल्सो स्टार्ट पर्कुलेटिंग इन मंथ ऑफ मे। जो सैलराइड वर्ग है, जो 10, 11, 12 लाख रुपए पगार लेते हैं,
कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनके हाथों में अप्रैल की सैलरी में ज़्यादा पैसे आएंगे इन हैंड, तो वो मई में वो कंजम्पशन में स्लोली एंड ग्रेजुअली रिफ्लेक्ट होना शुरू होगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दोनों बाजू से अगर मैं देखूं, इंडिया ग्रोथ स्टोरी की मैं बात करूं, जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है, और अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं, जो ट्रम्प टैरिफ की वजह से इंडिया को बहुत बड़ा एडवांटेज मिल चुका है, बिकॉज हमारी गवर्नमेंट काफ़ी आगे है इन टर्म्स ऑफ नेगोशिएशन। सो मुझे लगता है कि ऑन एन ओवरऑल बेसिस, इफ आई हैव टू लुक एट द ग्रोथ सिनारियोज, इंडिया एज वेल एज एक्सपोर्ट, दोनों पे मुझे लगता है कि आई थिंक इंडिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फुटिंग ग्लोबली। Also, we have a very young population, right? जो हमारा main working force population है, so even that can be expected कि Yeah, so the best that part will is that work. if you look at broad data, एक data है कि 2100, which is almost 75 years from now, China population will become half, right? Yeah. Even Japan's population, European population will meaningfully decline. Right. Because in सबकी जो average age है between 40 to 50 years, Japan is close to 48 years of average age of population. But India is right now at 28. So we are pretty young as a country with large population. Now, if manufacturing has to happen over the medium to longer term, you basically need people to manufacture. Obviously, there is automation, but you still need people to manufacture. Right. And कहीं ना कहीं जो लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग की अगर मैं बात करें, तो वो इंडिया के पास वो एडवांटेज है। Right. और वो हर कंट्री के साथ वैसे हुआ है। सो अगर आपने देखे 2004 से 2014 में वो चाइना में वो बेनिफिट आई, बिकॉज लो कॉस्ट एक मैन्युफैक्चरिंग थी वहाँ पर, और ऑब्वियसली 10 ईयर्स में उन्होंने काफ़ी बेनिफिट किया। तो स्टार्टिंग हर बार असेंबली से होती है, आपको असेंबली काम मिलता है। जो हमारे यहाँ पे भी बहुत कंपनी जो आज के तारीख में जो मोबाइल फोन्स बनते हैं, वो एक्चुअली असेंबली करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हम असेंबली करते हैं। जैसे आपकी साइज बढ़ती है, फिर आपको धीरे धीरे आप कंपोनेंट्स बनाना स्टार्ट करते हो, फिर आप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाते हो। जो सरकार ने अभी अनाउंस किया है, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की PLI अनाउंस की है। सो कहीं ना कहीं वो असेंबली से आपको मैन्युफैक्चरिंग की तरफ लेके जा रही है। जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग में प्रोग्रेस पा लेते हो, फिर वहाँ से आप जाते हो इनोवेटर की तरफ। जो आप देख रहे हो आज चाइना काफ़ी चीज़ों में खुद ही इनोवेशन कर लेता है। जैसे आपने BYD है, या चिप्स की मैं बात करूँ, या AI की बात करूँ, तो कहीं ना कहीं वो पूरे वर्ल्ड को सरप्राइज कर रहा है बाय हिज इनोवेशन नाउ। सो आई थिंक दीज आर 3 स्टेजेस: असेंबली, मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन इन दैट सेंस। US कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कभी भी मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है। US हर बार मैन्युफैक्चरिंग चाइना से करा लेता है, अभी इंडिया की तरफ जाएगा। एंड इंडिया वंस इट माइग्रेट्स टू अ हायर लेवल, आई थिंक अ लार्ज पार्ट ऑफ असेंबली जॉब ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट फ्यू years will move to Africa, because that's again a low cost. So that's how the world really evolves from supply chain standpoint. Okay. So, इस phase में, what are the 3 sectors which can get lot of traction? So I think one is clearly, anything which is to do with, China plus one right now. जैसे बहुत सारी कंपनियां जो मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स बनाने वाली है, वो क्लियर एक इमीडिएट एडवांटेज दिखता है। दूसरा कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग पे काफ़ी फोकस है गवर्नमेंट का। मैन्युफैक्चरिंग विच ऑल्सो मीन्स वायर्स एंड केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, विच इज समथिंग दैट वी आर वेरी बुलिश ऑन। सो कहीं ना कहीं ये जो PLI गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, जितनी भी PLI में सबसे सक्सेसफुल एक्चुअली मोबाइल की PLI रही है। और अभी जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग की जो PLI है, वो मुझे लगता है काफ़ी हद तक बड़े विनर्स अगले 3 या 4 साल में हमको देखने मिलेंगे। बिकॉज आपके पास बिजनेस है, अभी आप उसको बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहे हो बाय मैन्युफैक्चरिंग दोस कंपोनेंट्स आल्सो। सो मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग इज अ वन वेरी पावरफुल थीम। सेकंड, मुझे लगता है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी इज अगेन वेरी पावरफुल। जो आज का यंग इंडिया की जो मैं बात करता हूँ, कहीं ना कहीं किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि भाई मैं कौन सा साबुन यूज़ कर रहा हूँ, या कोई मैं कौन सा टूथब्रश यूज़ कर रहा हूँ, कौन सा पेस्ट यूज़ कर रहा हूँ। बट हर किसी को एक्सपीरियंसेस चाहिए, हर किसी को ट्रैवल करना है। सो द न्यू इंडिया स्पेंडिंग पैटर्न्स are meaningfully different than maybe I can count myself in all India's spending patterns. So जो नया वर्ग है, उसकी spending patterns काफी discretionary areas में focused है। Right. In fact, I had read कि पहले जितनी लोग सेविंग करते थे प्रीवियस जनरेशन, उसके कंपैरिजन में अभी की सेविंग 50% हो चुकी है। इट्स एट हाफ। व्हाई? बिकॉज नाउ पीपल दे वांट टू स्पेंड, दे वांट टू ट्राई न्यू रेस्टोरेंट्स, करेक्ट, द क्विक डिलीवरी सर्विसेज आ चुकी है, इवन मसाजेस, एवरीथिंग इज एट होम, सो पीपल वांट टू स्पेंड ऑन ऑल दोस थिंग्स। या सो आई थिंक experiences or so called consumer discretionary spend is what makes people happier at this point of time, given the age bracket that they are. So I think that is the second, consumer discretionary, the second major thing which I would continue to like. Third is, I think we continue to still remain quite excited about AI, and hence I think mid-cap IT is something that we continue to like. So
काफ़ी कंपनियां हैं जो एआई की वजह से एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है वर्ल्ड में। हर चीज़ में आप देख रहे हो एआई इज, अब जैसे चैट जीपीटी इज़ वन पार्ट ऑफ एआई, बट हर एक कैटेगरी, हर एक सेगमेंट में एआई यूज़ हो सकता है। म्यूचुअल फंड्स में हो सकता है, ब्रोकिंग में हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग में हो सकता है। तो हमने देखा है कि एआई ऐसा कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं है, बट काफ़ी कैटेगरीज को कट कर रहा है। सो ये एक बहुत बड़ा एक ग्लोबल, आई वुड थिंक इट्स अ वेरी बिग ग्लोबल चेंज, एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बेनिफिट अ लॉट ऑफ मिड कैप आईटी कंपनीज. So I would say that these are three buckets where we continue to remain quite excited about. One of the manufacturing, as I just said, second is consumption, and third is AI. There has been a lot of hype also near clean energy, renewable sources, electronic vehicles. Right. So आपको लगता है कि in the near future also, ये सब sectors चलेंगे, लोगों को specifically auto sector में या renewable energy sector में invest करना चाहिए? So I would think EV definitely is going to grow over the next few years. हालांकि मुझे लगता है हर सेगमेंट की एक अलग पेनिट्रेशन की कहानी होगी. 3-wheeler शायद 80-90% पेनिट्रेशन पे चले जाएंगे, बिकॉज वो अर्न एंड पे कैटेगरी है. जो रिक्शा वाला है वो अर्न करता है और उसमें से उसकी EMI पे करता है, तो उसके लिए यूनिट इकोनॉमिक्स इज क्वाइट इम्पोर्टेंट. EV जितनी ज़्यादा चलती है उतना ही आपको उसकी प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है. अगर आपने EV व्हीकल ली और आपने दिन के 5 किलोमीटर चलाए तो एक्चुअली आप इफेक्टिवली लॉस मेकिंग कर रहे हो, बिकॉज आपने जो EV के खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू नॉर्मल व्हीकल. सो उसको अगर आपको बैलेंस आउट करना है, देन द व्हीकल हैज टू रन क्वाइट फास्ट. सो दैट इज वन थिंग. सेकेंड, आई थिंक अगर मैं 2-wheeler की बात करूँ तो डेफिनेटली वहाँ पर थोड़ा ट्रैक्शन हमने देखने मिला है, बट कैन वी गो टू से 90-100% पेनिट्रेशन? आई डोंट थिंक सो, बट 20-25% पेनिट्रेशन हो सकता है. 4-wheeler में भी पेनिट्रेशन इंप्रूव होगा EV का, एंड लास्ट विल बी ट्रक्स, राइट. सो यहाँ पर तो क्लियरली ये 4 सेगमेंट में आपको देखना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा लुक्रेटिव इज 3-wheeler, फॉलोड बाय बसेस जहाँ पर 100% हो जाएगा पेनिट्रेशन, एंड बाकी सब में थोड़ा टाइम लगने वाला है. तो अगर आपका लॉन्गर टर्म होराइजन है तो डेफिनेटली यू शुड लुक एट EV, बिकॉज टुडे आज के तारीख में प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी कम है EV कैटेगरी की. बट मुझे लगता है जैसे साइज एंड स्केल आएगा बिजनेस पे, तो कहीं ना कहीं जाके आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी. Second question was on renewables, right? Now renewables is quite interesting. If you look at India's power demand today, India roughly requires about 40 gigawatt of power today. From I mean requirement is 20 gigawatt, but जो renewable की मैं बात करूँ उससे करीबन 10 से 12 gigawatt की demand renewable से लगती है. तो जो सोलार वगैरह है वहाँ पर एफिशिएंसी करीबन 25% की होती है. तो आपको 40 गीगावाट आप सोलार का कैपेसिटी लगाओगे तो आपको 10 गीगावाट की पावर मिलती है. तो कहीं ना कहीं आपको ये जानना पड़ेगा कि जो मेरी डिमांड है कंट्री की वो करीबन 40 से 50 गीगावाट की अगर मैं पावर बनाता हूँ सोलार और विंड के थ्रू, तो मेरी रिन्यूएबल की डिमांड सफाइज हो जाती है. बट कहीं ना कहीं हमने देखा है कि जो वर्ल्ड ओवर कैपेसिटीज है वो सोलार में काफ़ी हद तक बढ़ रही है. US में करीबन 50 गीगावाट के ऊपर हो चुकी है, चाइना में ऑलरेडी 1200 गीगावाट के ऊपर है, इंडिया में वी हैव ऑलरेडी क्रॉस मोर देन 110-120 गीगावाट. तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो डिमांड सप्लाई मिसमैच जो था पास्ट में वो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज हो रहा है. तो अगर आप सिर्फ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की तरफ जाओगे सोलर में, तो शायद मुझे लगता है कि जो करंट मार्जिन स्ट्रक्चर्स है वो लॉन्गर टर्म में इतना सस्टेन ना हो पाए, बिकॉज सभी जगह से टैरिफ स्ट्रक्चर्स ऐसे बनाए हैं कि US में, जैसे US ने, अगर आपने देखा होगा लास्ट वीक बड़ा टैरिफ अनाउंस किया था बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर एशिया में, कि आप सोलर इंपोर्ट करोगे तो आपको ज़्यादा टैरिफ देने पड़ेंगे. इंडिया पे भी वो टैरिफ स्ट्रक्चर्स है बट कम है. तो कहीं ना कहीं ये जो करंट सिचुएशन है वो ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा कैपेसिटीज बिल्ड हो रही है versus what the demand will be in the next 2-3 years. And hence the margin structures of some of these companies are not sustainable. प्लस जो वैल्यूएशन है वो मुझे लगता है काफ़ी हद तक रिच है. तो while the category will do quite well from a top line growth standpoint, but profitability wise near term अच्छा हो सकता है, but longer term I'm not very confident. So that is one category at least I would like to avoid. Okay. So coming to Motilal Oswal's mid-cap fund, okay, it has been an outperformer, okay. तो मैंने कहीं ना कहीं उसके बारे में चेक किया कि why it was an outperformer. I saw कि जो बाकी सब फंड हाउसेस होते हैं या जो भी फंड्स होते हैं बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होते हैं, अच्छे खासे 40-50 स्टॉक्स लेके रखते हैं. बट विद यहाँ पे हम बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बना रहे हैं. मैंने चेक किया था दैट एट वन पॉइंट देयर वर हार्डली 27-30 स्टॉक्स इन इट, एंड दैट टू 60%
एलोकेशन वाज इन द टॉप 10 स्टॉक्स कि भाई टॉप 10 में मैंने 60% डाल के रखा है। अब ये मैं तभी ही डाल सकती हूँ जब मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ कि भाई ये मेरे कंपनीज अच्छी परफॉर्म करेगी, इसीलिए मैं अपना मेजर चंक इनमें डाल रही हूँ। Sure. आप ये कन्विक्शन कहाँ से लाते हो? क्या क्राइटेरिया से आप उन कंपनीज या स्टॉक्स को पिक करते हो? So, एक है कि हम थोड़ा एज अ हाउस थोड़ा कंसंट्रेशन फिलोसफी में बिलीव करते हैं। इसका सिंपल उदाहरण ये भी है कि ब्रॉडली इंडिविजुअल के पास करीबन 250 से 260 वर्किंग डेज होते हैं। अगर मैं 100 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाऊंगा तो इफेक्टिवली मैं पर स्टॉक पे सिर्फ 2.5 डेज रिसर्च कर सकता हूँ, जो मुझे लगता है काफ़ी कम है व्हेन यू मैनेज पब्लिक मनी। तो जो जिम्मेवारी और जो सीरियसनेस से काम करना पड़ता है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप 40-50 स्टॉक पे कर सकते हो जी। और हमारा जो यूनिवर्स है उसमें हम हर साल ये देखते हैं कि कौन से वो 30 से 40 नाम है जहाँ पर हमको सबसे ज़्यादा रिटर्न बनाने की आशंका लगती है। तो उस पर फिर डबल डाउन करते हैं और उस पर जाके इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा जो है कि हमारी जो फिलोसफी है वो QGLP की फिलोसफी है, विच इज़ बाइंग हाई क्वालिटी बिजनेसेस विद हाई ग्रोथ, with high longevity of the growth and at the right valuation. Now, जब आप ये बड़ी पोजीशंस की बात करते हैं कि हम जब 6 या 7% एलोकेशन लगाते हैं कोई एक स्टॉक के ऊपर, इसमें दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, यू टू बी अहेड ऑफ द कर्व। अगर सबको सब कुछ पता है तो फिर मैं 7% नहीं लूंगा। जहाँ बहुत मीनिंगफुल मिस प्राइसिंग है तब भी मैं लूंगा। दूसरा, आई हैव टू बी वे अहेड इन द गेम। जैसे फूड डिलीवरी बिजनेसेस है, वहाँ हम बहुत आगे थे, राइट। कैपिटल मार्केट की जो स्टोरी है, हम बहुत ज़्यादा आगे थे इन सब पे। तो मिड कैप IT है, हम बहुत ज़्यादा आगे थे। तो जहाँ पे आप ऐसे टाइम पे बाय कर रहे हो जहाँ पर किसी का ध्यान नहीं है या कोई बुलिश नहीं है, तब आपको हर चीज़ सस्ते वैल्यूएशन में मिलती है और आपकी रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत फेवरेबल होती है। हम जब 6 या 7% एलोकेशन लेते हैं कोई भी एक स्टॉक के ऊपर, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे लगता है भाई डाउन साइड रिस्क 15% है और अपसाइड रिस्क इज 3x 4x, देन आई एम हैप्पी टू टेक दैट कॉल। बट इफ आई थिंक दैट डाउन साइड रिस्क इज 50% और अपसाइड रिस्क इज 2x, देन आई विल नॉट गो विद दैट काइंड ऑफ वेट्स। सो ये एक एंगल हो गया। सेकेंड इज कि कितना डिटेलिंग में आपने काम किया है जी, क्या अलग अलग एंगल्स पे आपने एक एक थीम्स को एनालाइज किया है। तो हमने कहीं ना कहीं देखा है कि हम जितने भी थीम्स में लास्ट 3-4 साल में हमने इन्वेस्ट किया है, हम हर थीम में 1 से 2 क्वार्टर अहेड ऑफ द कर्व थे। वही फोकस से हमको इन्वेस्ट करना है। कल शाम को किसी कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट के कॉन कॉल पे अच्छी कमेंट्री दे दी और आज सुबह जब 7-8% ऊपर खुलेगा मैं जाके उसमें इन्वेस्ट करूंगा, तो ये अल्फा नहीं आ पाता है, राइट। तो आई थिंक 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एक है कि टू बाय व्हेन नो वन इज बाइंग देम एंड व्हेन रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल है। दूसरा है कि आप उस पर एकदम डिटेल काम करें और अहेड ऑफ द कर्व रहें। जब वो दुनिया को 6-8 महीने बाद समझ में आएगा, आपको आज वो दिखना चाहिए। सो कैन यू एक्सप्लेन टू आवर ऑडियंस कि आप क्या क्या क्राइटेरियाज एग्जैक्टली देखते हो किसी भी कंपनी में? मे बी लाइक जैसे आपने वैल्यूएशन की बात की, तो आप कैसे गॉज करते हो कि दिस इज अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड, या क्या क्या पैरामीटर्स आप गॉज करते हो कि दिस कैन जैसे कि इसमें डाउन साइड 15% है बट द अपसाइड इज प्रोबेबली 60-70%। श्योर। सो आई थिंक स्टॉक सिलेक्शन का जो अपना क्वेश्चन है, आई थिंक क्लियरली हमारा फर्स्ट फोकस जो होता है स्टॉक सिलेक्शन पे, QGLP की जो मैंने बात की, बट उसके अंदर हम जब जाते हैं तो हम कैसे करते हैं कि एक है साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी। कोई भी आप बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो, वहाँ पर साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी टू बी वेरी वेरी लार्ज। जैसे फूड डिलीवरी बिजनेस हो गया, क्विक कॉमर्स बिजनेस हो गया, क्या ये 1 लाख करोड़ का GMV कैटेगरी बन सकता है? राइट, तो बन सकता है। तो जब भले 4 साल 5 साल लगे वो कैटेगरी को बनने के लिए, बट वो 1 लाख करोड़ की जब कैटेगरी बनेगी, जब हमने इन्वेस्ट किया तो 10,000 करोड़ की भी कैटेगरी, या ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, राइट। सो बेसिकली इफ यू बाय 100 रुपी वर्थ ऑफ बिस्किट, सो वो एक GMV का पार्ट हो जाता है। सो क्या ये 1 लाख करोड़ की कैटेगरी बन सकती है? या कोई कैपिटल गुड्स की कंपनी है, भले आज उसका मार्जिन कम है, जब उसमें मैनेजमेंट चेंज होता है तो क्या ये 1000 करोड़ का प्रॉफिट बना सकती है? डज अ बिजनेस मॉडल इटसेल्फ हैज अ पोटेंशियल टू मेक इट? Like you look at air conditioned business in India, the overall profit pool of the pie is less than 1,000 crores, right? For years now. तो भले ऐसा लगता है कि हर जगह पे AC है, बट भाई उसका प्रॉफिट पूल ही बहुत छोटा है, राइट? तो हमको वो कैटेगरी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है, अनलेस एंड बहुत स्पेसिफिक कुछ आ गया, कोई स्टॉक जिसमें कोई स्पेसिफिक थीम है, डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट जनरली वी लव टू स्टे अवे फ्रॉम दोस थीम्स वेयर द साइज ऑफ अपॉर्चुनिटीज वेरी नॉट वेरी लार्ज। समझा। तो फर्स्ट आप बिजनेस देखते हो, फर्स्ट बिजनेस मॉडल है, कितना बड़ा बन सकता है, बिकॉज अगर आपको 5, 7, 10 गुना पैसा बनाना है,
राइट तो उतना तो धंधा भी बढ़ना पड़ेगा ना, उतना तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, तभी जाके आप उतना बना पाओगे। Right, तो fair. इनहेरिट इन बिजनेस में वो पोटेंशियल है या नहीं है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड आता है जब हम क्वालिटी पैरामीटर्स की बात करते हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, आरओई क्या है, ग्रोथ कितना है, कैश फ्लो बनता है नहीं बनता है। लोग काफी हद तक पीएनएल पे फोकस करते हैं बट कैश फ्लो पे किसी का ध्यान नहीं होता, तो कैश फ्लो एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। थर्ड इज मैनेजमेंट का कैपिटल एलोकेशन कहाँ से है। जैसे धंधा फ्री कैश फ्लो फेंकता है, अब उसको भी री इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने धंधे में, सो दैट धंधा बिजनेस कैन एक्सेलरेट मीनिंगफुली। बट अगर आपने उसको सही जगह पे नहीं किया है, कहीं और आप मिस एलोकेट कर रहे हो, या आपका न्यू बिजनेसेस में जा रहे हो जो एग्जिस्टिंग बिजनेस से कोई उसकी सिनर्जीज ही नहीं है, तो वो मिस एलोकेशन ऑफ कैपिटल बिकम्स अ वेरी बिग डिटरेंट फॉर फ्यूचर ग्रोथ। तो क्या वो पास्ट में ऐसा हुआ है क्या मैनेजमेंट के साथ, या एकदम प्रूडेंट रहे हैं अपने कैपिटल एलोकेशन स्ट्रैटेजी से। सो ये तीन चीज़ हम काफ़ी हद तक क्लोजली मॉनिटर करते हैं। चौथा है फॉरेंसिक करते हैं हर कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स का, कि भाई एवरी कैश फ्लो पीएनएल बैलेंस शीट आर टॉकिंग टू ईच अदर, इज देयर एनी अकाउंटिंग processes or flaws that we tend to see in any of them, just to ensure that whatever you are buying is right up there in terms of quality. फिर आते हैं हम ग्रोथ की तरफ, राइट कि जो इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है, देश की नॉमिनल ग्रोथ करीबन 11-12% होती है नॉर्मल एनवायरनमेंट में। तो हमारा एटलीस्ट फोकस होता है कि कैन वी फाइंड द इंडस्ट्री वेयर द ग्रोथ इज 50% हायर देन द नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। सो समझो 11-12% का ग्रोथ है, तो करीबन 16-17% के ऊपर का इंडस्ट्री ग्रोथ वाली बिजनेसेस हमको चाहिए। तो समझो आपने आइडेंटिफाई किया कि एक्स से for example purposes, capital goods as a category is an industry which will grow at 20% CAGR for the next 5 years. Right. Now that once you finalize, फिर within that capital goods industry कौन से stocks है, right? Which you have to go and do deep dive, double down on each of them. फिर आप देखते हो कि जब 20% से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, मुझे ऐसा स्टॉक चाहिए जो 30% से ग्रो करे, विच मीन्स कि वो मार्केट शेयर गेन करेगा। राइट जब मार्केट शेयर गेन होता है तब मार्केट कैप गेन भी होता है, राइट। सो कहीं ना कहीं दैट इज द सेकेंड focus area for us, that the companies that we invest should continue to gain market share and have to be present in a category which is growing at 50% higher than the industry, than the nominal GDP of India. Right. So that is a second element of growth. Third is longevity of growth. कोई भी चीज रातों रात तो कुछ किसी के पास जादू की छड़ी है नहीं कि घुमा दिया और प्रॉफिट आ जाते हैं। अगर वो रातों रात ग्रो होती है तो गिर भी सकती है। सो कहीं ना कहीं हम हर चीज देखते हैं कि 3 से 4 साल का होराइजन लगा के देखते हैं, उसके आगे का होराइजन फ्रैंकली स्पीकिंग सब बात करते हैं, बट हमको तो नहीं पता 5 साल में क्या होगा कोई चीज़ का, बट 1 या 2 साल की एक ब्रॉड विजिबिलिटी रहती है, एक अजम्पशंस लगा सकते हो। उसके बाद भी काफ़ी चेंजेस आते रहते हैं बिजनेसेस में, बट ब्रॉडली आवर होराइजन इज अबाउट गिव और टेक क्लोज टू 3 years. 3 years में क्या ग्रो हो सकता है, कहाँ पहुँच सकती है ये चीज़ें। नाउ एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज वैल्यूएशन। नाउ वैल्यूएशन इज वेरी वेरी सब्जेक्टिव। सो जैसे आप पी वैल्यूएशन हो गया, ई बेटा वैल्यूएशन हो गया, मल्टीपल वैल्यूएशन के कैटेगरी है, बट और लॉन्गर टर्म एवरेजेस में इंडस्ट्री में कितना पी मिला है, स्टॉक्स के एवरेज 5 year 10 year एवरेज कितने रहे हैं, और वो बेस पे आप वैल्यूएशन का एक कॉल लेते हो कि ये वैल्यूएशन पे अगर मुझे स्टॉक मिल रहा है देन इट मेक सेंस, देन आई विल एंड अप मेकिंग रीजनेबल अमाउंट ऑफ मनी हियर। सो बट दैट आपको जब सस्ता मिलना है, आपको जब आपका ये होप है कि मुझे सस्ता लेना है स्टॉक को, वो आप तभी ले सकते हो जब आप साइकिल में अहेड हो। जब सबको सब कुछ पता है तो कोई चीज सस्ती नहीं मिलती, राइट। सो दैट इज आई थिंक द 4-5 important things I would say. Right, absolutely, fair enough. Coming back to mutual funds, हर कोई जब भी कोई म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने जाता है तो हर कोई रिटर्न्स पहले देखता है, Right. जबकि मुझे ऐसा लगता है कि हमें रिस्क पहले देखना चाहिए कि व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व्ड, क्या मुझे इस कैटेगरी में जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सो हाउ कैन एनी रिटेल इन्वेस्टर आइडेंटिफाई कि यार ये रिस्क है तो इस कैटेगरी को अवॉइड करो या ये इस फंड को अवॉइड करो। हाउ कैन एनीवन आइडेंटिफाई दैट? सो रिस्क के बहुत सारे पैरामीटर्स है, कोई एक ऐसा रूल बेस्ड रिस्क नहीं है, बहुत सारे रेशियोज होते हैं, शार्प रेशियो है, स्टैंडर्ड डिविएशन रेशियो है, इंफॉर्मेशन रेशियो है, बीटा है, काफ़ी रेशियोज होते हैं। जैसे अगर आपका पोर्टफोलियो का बीटा काफ़ी ज़्यादा है तो वॉलेटिलिटी ऑब्वियसली विल बी क्वाइट हाई, देयर विल बी वेरी शार्पर मूवमेंट्स इन द बेयर मार्केट. So I would think that there are multiple such ratios which people can look at. The second thing I would recommend is also look at the growth of the portfolio. कि आपका जो पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं उनका अर्निंग्स ग्रोथ कैसा आ रहा है, राइट, उनका ROC ROE प्रोफाइल कैसा है वो पोर्टफोलियो का, तो उससे कहीं ना कहीं आपको क्वालिटी की एक
समझ मिलना चालू हो जाती है। यानी कि म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को चेक किया जाए। लोग वो देखते ही नहीं है, या लोग सिर्फ रिटर्न्स देख देख चले के आप जाते हैं। डाल देते हो, आपने कुछ होमवर्क, कुछ तो होमवर्क करना पड़ेगा आपको, आप अपना हार्ड अर्न पैसा लगा रहे हो, कुछ तो होमवर्क आपको भी करना पड़ेगा जी। तो हम भी वैसे होमवर्क करते हैं, ऐसा नहीं हम होमवर्क नहीं करते। हमारे भी इंटरनल रिव्यूज में हर एक पैरामीटर्स पे डिस्कशन होता है कि भाई तुम्हारा बीटा बढ़ गया है, तुम्हारा शार्प रेशियो ऐसा है, तुम्हारा स्टैंडर्ड डिविएशन है, तुम्हारा एक्टिव रेशियो इतना है। तो काफ़ी डिटेलिंग पे हम हर चीज़ पे जाते हैं और फिर हम एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन बनता है। सो आई थिंक दोज आर द फ्यू थिंग्स दैट आई थिंक एवरीवन शुड वॉच आउट फॉर फ्रॉम अ रिस्क स्टैंड पॉइंट। बट आई थिंक मोर देन दैट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों में अभी भी मैं देखता हूँ कि थोड़ा मार्केट खराब होता है, लोग सिप बंद कर देते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो थोड़ा लॉन्गर टर्म होराइजन रखना पड़ेगा। इनफैक्ट जितना टाइम तक मार्केट खराब रहता है और आपको लोअर वैल्यू पे आपकी सिप्स आती है, इतना ही आपको लॉन्गर टर्म में उतना फायदा होता है। तो बुरे वक्त में सिप बंद करना इज लाइक वर्चुअली लाइक आई वुड से एज गुड एज अ क्राइम। आप खुद के पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। बट अगर अच्छे समय चलता है तो आप उसको हायर नैव पे जाके अपना सिप करते हो। तो कहीं ना कहीं अगर बाजार 15% रिटर्न देता है तो आपके रिटर्न हर बार कम ही लगते हैं, बिकॉज आपकी टाइमिंग में बहुत ज़्यादा फेरफार होता है। आपने अच्छे टाइम पे इन्वेस्ट किया, बुरे टाइम में जब नीचे की नैव है तब आपने इन्वेस्ट ही नहीं किया। तो जो एक डिसिप्लिन तरीके से लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए इज व्हाट माय सजेशन ऑलवेज विल बी। राइट, जैसा आपने कहा कि कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर रहना चाहिए या डिसिप्लिन होना चाहिए। माई क्वेश्चन इज सराउंडिंग कि इज दिस द राइट टाइम। देखिए, आपने वो आंसर SIP की तरफ था, हर कोई SIP नहीं करता, बहुत सारे क्लाइंट्स लमसम करके भी छोड़ देते हैं, जैसे कोई रिटायरमेंट क्लाइंट है कि भाई लमसम ये करके छोड़ दिया। इज दिस द राइट टाइम टू नाउ गेट बैक इनटू स्मॉल कैप्स? हमने काफी करेक्शन देखा है। अब यही सवाल अगर मैं आपको शायद पिछले अप्रैल वो पूछती तो आप शायद मना करते कि तब ऑलरेडी सब ओवर वैल्यू हो चुका था, मिड कैप स्मॉल कैप्स। बट लास्ट 6 मंथ में हमने काफी करेक्शन देख ली है। सो अगर किसी को लमसम इन्वेस्ट करना है, दे डोंट हैव द ऑप्शन ऑफ एवरेजिंग आउट, है ना? सो इज दिस अ गुड टाइम टू गेट बैक इनटू स्मॉल एंड मिड कैप्स? एब्सोल्युटली। सो आई थिंक मुझे लगता है कि जो हिसाब से करेक्शन हुआ है स्टॉक प्राइसेस में, जो हिसाब से वैल्यूएशन कंफर्ट आया है, मुझे लगता है कि स्मॉल कैप में एक पोर्टफोलियो बिल्ड करने का एक बहुत अच्छा समय आ गया है। और मुझे लगता है कि हर किसी ने जो स्मॉल कैप में आज पैसे डाल भी रहे हैं उनको साइकिल टू साइकिल देखना चाहिए। उनको ये नहीं देखना चाहिए कि भाई मैंने आज स्मॉल कैप में डाले यार 2-3 महीने में क्या हुआ उसका। तो स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट साइकिल टू साइकिल। आपने बुरे वक्त में अपने पैसे, समझो आपने कोविड के बॉटम में पैसा डाला हो, राइट, स्मॉल कैप में, तो 4 साल के बाद आपका सबसे ज्यादा रिटर्न बना है, राइट। ना कि आप 2-3 महीने में आप चेक करोगे ठीक है पैसे बन जाएंगे, आप रिडीम भी कर लोगे, उससे आपको कुछ होना नहीं है, वेल्थ क्रिएशन नहीं होती है। तो स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग हम जब हर लोग को एडवाइस करते हैं कि जब सबसे बुरा समय होता है मार्केट का, तब आप स्मॉल या मिड में इन्वेस्ट करिए। अक्रॉस साइकिल्स आप पूरा बेनिफिट लीजिए, 3-4-5 साल की जो साइकिल्स आती है उसमें आप बेनिफिट लीजिए। फिर जब एक्सट्रीम यूफोरिक एनवायरनमेंट आता है तब आप वहां से जाके लार्ज कैप पे चले जाइए। जी। सो आई वुड थिंक दैट द करंट एनवायरनमेंट ऑफर्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप्स। Okay. So Mr. Niket, we were just talking about discipline investing. मेरा next question उसी के surrounding है. Recently there was a research done कि अगर कोई person sincerely 10 years तक किसी भी एक फंड में इन्वेस्ट करता है तो वो अच्छे खासे 20% रिटर्न्स अर्न कर सकता है, 15-20% रिटर्न। बट कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज है ओवर इन्फॉर्मेशन आउटसाइड का। मतलब अब पहले इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं आती थी, लोगों के पास म्यूचुअल फंड के इतने रिपोर्ट्स नहीं होते थे, तो लोग चुपचाप एक ही फंड में करते थे। बट अब इतने सारे ऐप्स है मार्केट में, इतना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इतना नॉइज है मार्केट में कि पीपल थिंक कि अरे मैंने इस फंड में डाला है, ये तो अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है, छोड़ो इसको, हम दूसरी जगह पे चले जाते हैं, अरे ये नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मर है, चलो इसमें चले जाते हैं। लोग बहुत ईजिली जंप कर देते हैं इंस्टेड ऑफ गिविंग टाइम टू एनी फंड। इज दिस अप्रोच राइट कि मैं बिना टाइम दिए दूसरे फंड में जंप कर लूँ, या शुड आई गो थ्रू द बोरिंग रूट ऑफ SIP, या कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते रहो? व्हाट वुड बी योर मैसेज टू द ऑडियंस ऑन दिस पार्ट? नो, आई थिंक सी हर व्यक्ति का, अदर वो म्यूचुअल फंड हो या खुद का बिजनेस हो, हर किसी का उतार और चढ़ाव दोनों आती रहती है जी। हर किसी का अच्छा समय बुरा समय आता रहता है। तो हमारे फंड्स में जैसे हम बात करें, हम लास्ट 4 साल बहुत अच्छे थे। हमने जैन में ही कह दिया था सबको कि भाई हमारे पहले 6 महीने थोड़े बुरे हो सकते हैं, बिकॉज कॉन्स्ट्रक्ट था उसके हिसाब से हमको लग रहा था पहले 6 महीने बुरे होंगे, बट हमारे सेकंड हाफ विल बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर अस। तो सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर विल बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर अस। तो ऐसे कंस्ट्रक्ट किया था हमने। बट बहुत बार क्या होता है, हमने देखा है कि जो नियर टर्म अंडर परफॉर्मेंस आती है उसमें लोग को पेशेंस नहीं होता है। तो आप क्या कर रहे हो कि आप कंटिन्यूस बेसिस पे जो अच्छा करता है उसको
उस पे जाके पैसा लगाते हो, अच्छा करने के बाद लगाते हो जी, राइट तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हो, आप अहेड ऑफ द कर्व नहीं हो, जैसे हम अहेड ऑफ द कर्व की बात कर रहे थे, Right. आप अहेड ऑफ द कर्व नहीं हो and past performance Past is not perform- the promise or फॉर द expectation of the फ्यूचर future. परफॉर्मेंस राइट सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब आप ऐसे मूव करते हो तो आपको ऑलवेज अक्रॉस साइकिल सबसे ज्यादा कम रिटर्न मिलेंगे। आप अगर आप 5 साल की जर्नी कर लीजिए प्रैक्टिस कभी, जी। 5 साल की आप जर्नी करोगे, जो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड उसमें डालोगे हाँ, राइट और फिर थोड़ा भी उसका अंडर परफॉर्मेंस आया उससे मूव आउट करके फिर किसी बेस्ट परफॉर्मिंग फंड में डालोगे, आप ऐसे करते करते जब जाओगे तब आपको रियलाइज होगा कि एक्चुअली आपका 5 ईयर रिटर्न इज मीनिंगफुली लोअर देन द इंडेक्स ऑल्सो राइट Right. बिकॉज आप अच्छे फंड परफॉर्मेंस के बाद डाल रहे हो उसमें, इतना बड़ा अल्फा आने के बाद डाल रहे हो उसमें। तो हम तो ये कहते हैं कि एवरीवन शुड ओनली फोकस ऑन द फिलोसफी ऑफ द हाउस, कि जो हाउस की फिलोसफी आपको पसंद है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबको QGLP फिलोसफी पसंद आनी चाहिए, बट मैं ये कह रहा हूँ जिसको जैसी फिलोसफी पसंद आए, किसी को वैल्यू की फिलोसफी पसंद आती है, कोई बोलता है भाई मैं तो कॉन्ट्रा ही करता हूँ, उसको वो फिलोसफी पसंद आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जिसको जो फिलोसफी के साथ कंफर्टेबल है, उसका टेम्परामेंट उसको कंफर्टेबल बनाता है, उसको वो फिलोसफी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारी फिलोसफी है कि हम बहुत डीप डाइव करते हैं, हम क्वालिटी में इन्वेस्ट करते हैं, हम नॉन क्वालिटी स्टॉक्स की तरफ नहीं जाते हैं। तो उसका फायदा ये होता है कि जब बाजार बहुत खराब होता है हम कम गिरते हैं, और जब बाजार अच्छा चलता है तो वैसे ही क्वालिटी की डिमांड ज़्यादा होती है, और हम हाई ग्रोथ फोकस्ड हाउस है। तो हाई ग्रोथ और हाई क्वालिटी इज आवर फिलोसफी। समवन एल्स विल से यार मुझे क्वालिटी से इतना नहीं है बट मुझे यार स्टॉक की वैल्यूएशन बहुत कम चाहिए, तो वो उसकी फिलोसफी है। सब अपनी तरह से सही है, बट कस्टमर को चुनना है कि कौन सी फिलोसफी में मुझे जाना है राइट और हम ये मानते हैं कि आपको कोई भी एक फिलोसफी आप मानते हो तो उसको स्टिक करिए अक्रॉस ड्यूरेशन। आप फिलोसफी में भी चेंजेस मत करिए, जैसे आप फंड्स में चेंज कर रहे हो तो फिलोसफी चेंज मत करिए राइट बिकॉज वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अदरवाइज आपके लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एडवांटेज भी नहीं मिलेगा। एडवांटेज भी नहीं मिलेगा। हर फिलोसफी का एक समय आता है अक्रॉस साइकिल, हमने देखा है। तो आप कोई भी एक फिलोसफी को स्टिक करिए ओवर द लॉन्गर टर्म एंड देन यू राइड थ्रू दैट फिलोसफी। Okay. One more question surrounding gold, because people are very curious about it. Gold already Right. इतना रन अप कर चुका है, एंड अभी भी लोगों के माइंड में ये क्वेश्चंस आ रहा है कि भाई अभी गोल्ड में डालो ना डालो, रुक जाऊं, क्या करूं? What is your suggestion on that? So I think gold again unlike equities has a different demand supply dynamics right. जो मुझे लगता है सबसे बड़ा ड्राइवर रहा है गोल्ड का इज कि वर्ल्ड सेंट्रल बैंक इंक्लूडिंग चाइना हैज बीन द बिगेस्ट बायर ऑफ गोल्ड। और मुझे लगता है जब जब चाइना ने इतनी अग्रेसिव तरीके से गोल्ड में इन्वेस्ट किया है US ट्रेजरी को बेच के, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो बाइंग अगर जब तक कंटिन्यू रहेगी गोल्ड विल कंटिन्यू टू रिमेन क्वाइट स्ट्रॉन्ग। सो आई डोंट हैव अ वेरी डिटेल्ड व्यू ऑन गोल्ड, बट मुझे लगता है कि एक छोटा सा एलोकेशन पोर्टफोलियो लेवल पे होना चाहिए। अगेन वहाँ पर लॉन्गर ड्यूरेशन की ज़रूरत है। मैंने देखा है गोल्ड 3-4 साल तक फ्लैट रहता है, और जैसे अभी लास्ट 1 साल में आपने देखा है गोल्ड में जो रैली आई है इन अ मैसिव वे, तो गोल्ड की भी एक साइकिल्स है राइट। और लास्ट 2-3 साल की जो लास्ट 1 साल की जो रैली है बिकॉज ऑफ लार्जली आई वुड से बिकॉज ऑफ चाइना एंड सम अदर फैक्टर्स, बट मेजरली चाइना। राइट, वॉर्स थे था, बट चाइना ने काफी हद तक अग्रेसिव तरीके से मोर देन 2000 टन्स की तो परचेस करता है चाइना। सो आई एम जस्ट सेइंग कि that is a very big driver. India government also has been buying gold. So India and China both have been on on a spree to buy gold reserves and increase there. So I think about 6 to 7% of Chinese reserves is now gold, right, which is quite large. And whether this goes to 10% is anyone's guess, but अगर 10% जा रहा है 7% का, तो गोल्ड में अभी भी बड़ा वक्त की जगह है। So I would think given the rally near term में थोड़ा कंसोलिडेट होना चाहिए गोल्ड, बट मुझे लगता है एक छोटा सा एलोकेशन आप रख सकते हो गोल्ड के लिए। So क्या आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड सजेस्ट करोगे, क्योंकि उस मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में ऑलरेडी गोल्ड का एक कंपोनेंट आ ही जाता है राइट बाय डिफॉल्ट? आई वुड थिंक गोल्ड एज अ स्टैंड अलोन कर लेना चाहिए। मल्टी एसेट में क्या होता है कि आपके पास आप सिर्फ इक्विटीज नहीं खेल रहे हो। जैसे मैंने कहा कि ये 10 साल के जो पीरियड है, ये मैं देखता हूँ कि इंडिया का प्रॉब्ली द गोल्डन ईरा है इन द लास्ट मल्टीपल ईयर्स, और ये टाइम में मुझे लगता है कि आपका सबसे ज़्यादा एलोकेशन इक्विटी में होना चाहिए, और आपका कमोडिटीज या ट्रेजरी बॉन्ड्स वगैरह में कम होना चाहिए। उसमें भी साइकिल्स आएंगी, इक्विटी में उतार चढ़ाव आएगा, बट अगर आप 10 साल के लिए खेल रहे हो तो सबसे ज़्यादा पैसा इक्विटी में बनेगा। और उसके बाद आप सोच सकते हो आफ्टर 2030 वंस द कंट्री बिकम्स वेरी लार्ज, जैसे आपकी साइज बढ़ती है कंट्री की, जैसे कंपनीज की भी साइज बढ़ती है, परसेंटेज ग्रोथ कम्स डाउन, तब आप सोच सकते हो मुझे अभी क्या करना है। बट टिल देन आई थिंक वन शुड राइड द इक्विटी वेव ऑफ इंडिया एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 5 years एटलीस्ट। Okay, great. So well, thank you Mr. Niket very much for giving your time to us. I'm very sure कि आज हमारी ऑडियंस ने बहुत कुछ नया सीखा होगा।
अब हमें रियली पता चला है कि क्या रीजन है इंडिया ग्रोथ स्टोरी के, एंड हाउ कैन वी गेट इन्वेस्टेड इन द सेम. So well, Thank my you so dear much. audience, I hope you enjoyed today's podcast. Do subscribe to our channel Investing with Dhan. Let me know in the comments कि आपको हमारे इस podcast के बारे में क्या अच्छा लगा. And I will see you all in our next podcast.